गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर की थर्ड यूनिट में ऑटोकॉइट्स। और ऑटोकॉइट्स में हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था उसका क्लासिफिकेशन। उसमें क्लासिफिकेशन में हमने एक स्पेसिफिक पढ़ा था अमीन्स ग्रुप। अमीन में हमने हिस्टामिन पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड अमीन ग्रुप का ही। जो सेकंड हमारा आता है वो आता है हमारा सेरोटोनिन यानी कि 5-HT। इसको नॉर्मली आज सब सेरोटोनिन 5-HT दोनों नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी तरह के जो भी डाउट है उन्हें सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेरोटोनिन को आज हम लोग 5-HT के नाम से भी जानते हैं। 5-HT क्या है? 5-HT का फुल फॉर्म देखा जाए तो 5 तो नंबर आपको समझ में आ ही रहा है। यहाँ पे 5 क्या है? यहाँ पे जो भी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन हम लोग बताते हैं कि जब भी किसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो उस पर जो सार आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कहाँ जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर का मतलब तो 5 हो गया। 5 की बात हम लोग बात करते हैं तो H से यहाँ पे बनता है हमारा हाइड्रोक्सी, यानी कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया कि जब भी हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ था तो यहाँ पे हमारा वो H ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, यहाँ पे देखिए आखिरी में अमीन आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसके किस कैटेगरी में रखा है? हमने इसे रखा है हमारी अमीन कैटेगरी में। किसके कारण रखा है? क्योंकि लास्ट में इसमें अमीन हमारा जुड़ा हुआ होता है, तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ये हमारा अमीन ग्रुप में आता है। तो 5 हाइड्रोक्सी का अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे 5-HT का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, तो फुल फॉर्म हमारा होता है यहाँ पे, फुल फॉर्म हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, यानी कि हमारा अमीन ग्रुप इसमें होता है। तो इसकी बात करें तो ये क्या होता है? हमारा एक बायोजेनिक अमीन होता है। बायोजेनिक अमीन का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे अमीन जो कि किससे रिलेटेड है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले से हमारा रिलेटेड है, इसलिए अपन यहाँ पे बायोजेनिक वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी बात करते हैं कहाँ से मिलता है हमें, यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन, ये हमें ट्रिप्टोफैन से मिलता है। यानी कि जब हम इसका सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले ट्रिप्टोफैन चाहिए और हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारा जो 5-HT होता है इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। सेरोटोनिन यानी कि 5-HT क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन होता है जो कि हमारा बायोजेनिक अमीन होता है। और ये किससे ड्राइव होता है, कहाँ से हमें मिलता है? हमारा ट्रिप्टोफैन से हमें मिलता है। इसके हम लोग एक्शन देखते हैं कि इसमें एक्ट एज करके बात करें या फिर हम लोग इसकी बात करते हैं कि फंक्शन ये किस तरह से हमें बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर वर्क करता है। यानी कि कोई पूछता है कि आपका क्या होता है, तो आप इसकी ये सब डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो कि सेरोटोनिन इज ए बायोजेनिक अमीन ड्राइव फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन, इट वर्क एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन CNS। आप इसका लिख सकते हो ये हमारे जो बॉडी में लोकल हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। और ये क्या करता है कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट फैक्टर की तरह भी वर्क करता है। यानी कि इसके अलग अलग वर्ड देखे जाए, न्यूरो ट्रांसमीटर भी है, ये लोकल हार्मोन भी है, ये प्लेटलेट फैक्टर भी है। तो ये इस तरह से एक्ट करता है। चाहे तो हम इसको इसकी फंक्शनिंग करके लिख सकते हैं या फिर इसको ये किस तरह बॉडी में एक्ट करता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके सिंथेसिस की। सिंथेसिस की बात करते हैं तो वैसे तो ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का, आप उसमें इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पता होना चाहिए कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा कहाँ से मिलता है, हमें ट्रिप्टोफैन से बनता है। तो ट्रिप्टोफैन से किस तरह से बनता है, तो स्ट्रक्चर तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल में आपको बता देता हूँ। जो हमारा ट्रिप्टोफैन है ये क्या होता है, इसका ट्रिप्टोफैन का क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, जिसमें क्या बन जाता है? पहले ट्रिप्टोफैन होता है, जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बन गया। पहले क्या था? ट्रिप्टोफैन था, अब यहाँ पे इसका क्या हो गया? हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, यानी कि 5 हाइड्रोक्सी इसमें जुड़ गया आगे, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन हो गया। फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंट में? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में करेंगे। क्या होगा इसका? डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कि देखो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे उससे क्या जुड़ गया? OH ग्रुप जुड़ गया, 5th पोजीशन पे आ गया, तो हमने 5 हाइड्रोक्सी लगा दिया। और जब ये 5 हाइड्रोक्सी जुड़ गया तो उसका क्या नाम हो गया? अब इसका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन हो गया। और फिर हमने इसका देखो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन का जुड़ना,
और डी कार्बोक मतलब कार्बन हटना, लेकिन इसमें क्या है कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का डी कार्बोक्सिलेशन होने कि CO2 का यहाँ से हट जाना, यहाँ से क्या हो जाएगी CO2 हमारी हट जाएगी। तो जैसे यहाँ से क्या होगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से हमारी CO2 डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो हमारे सेरोटोनिन यानी कि 5-HT का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका सिंपल सा हमारा फॉर्मेशन था। ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन से हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बना और फिर हमारा सेरोटोनिन बन जाता है। ये हमारा इसका सिंथेसिस हो गया। इसकी हम लोग बात करते हैं लोकेशन की कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मेनली का इसको देखा जाए इसका 90% हमारा कहाँ होता है, हमारे GIT में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारा होता है। उसके बाद जो बचा होता है वो क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स टेक अप बट डू नॉट सिंथेसाइज। ये क्या होता है कि यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होता लेकिन यहाँ पे ब्लड के थ्रू आ जाता है। और फिर बचा कुचा हमारा कहाँ होता है, हमारे CNS में होता है। यानी कि 90% तो हमारे GIT में और बाकी 10% बॉडी के जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट होगा अदर पार्ट में। इसलिए हमने लोकेशन की बात करी यहाँ पे। तो लोकेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम ये कहाँ मिलता है, तो ये मैक्सिमम हमारे GIT में मिलता है। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये किस तरह के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल से, कोई ड्रग है, कोई सब्सटेंस है, कोई हार्मोन है, ये क्या होता है कि हर जगह अपना अलग इफेक्ट देता है। यानी कि हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम होने के साथ साथ उनके अलग अलग सीक्रेशन होते हैं, अलग अलग हार्मोन उन सिस्टम पे काम करते हैं। तो कोई भी हमारा ड्रग है या कोई एनी अदर केमिकल सब्सटेंस है या हार्मोन की हम लोग बात करते हैं तो उसका अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग इफेक्ट होता है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट देता है। आप इसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं CVS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है आपका इसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती है और आपका ब्लड आता है। तो पहला दिया है कि ये मोस्टली ब्लड वेसल्स क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है यानी कि उनमें संकुचन कराएगा, और वेसो डायलेशन कराएगा इन स्केलेटल मसल। यानी कि क्या हो गया कि वेसो कंट्रिक्शन यानी कि जब भी हमारे क्या होते हैं ब्लड वेसल में कंट्रिक्शन कराएगा, लेकिन जब हमारे स्केलेटल मसल की बात आती है तो वहाँ पे ही क्या करता है, वेसो डायलेशन कराया जाता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी कि कोई भी हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है तो इसमें कोई भी सब्सटेंस का अंदर आना या यहाँ से किसी सब्सटेंस का बाहर जाना, ये किस पे डिपेंड करता है। कैपिलरीज हमारी क्या होती है, सिंगल सेलुलर होती है। तो जो सिंगल सेलुलर की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ अंदर आएगी या अंदर की चीज़ बाहर जाएगी, किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे परमेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें क्या कर देता है, ये इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। और नेक्स्ट कह दिया प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स का जो ब्लड का क्लोट होता है उसको भी क्या करता है, बढ़ाने लगता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी GIT में क्या इफेक्ट देता है। GIT की बात करेंगे तो GIT में क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज मोटिलिटी, यानी कि मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज सीक्रेशन, सिंपल से वर्ड आपको दिख ही रहे हैं सब। इंक्रीज सीक्रेशन यानी कि जो भी हमारे GIT में कोई सीक्रेशन होगा उसको बढ़ाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट इन पेरिस्टालिसिस मतलब होता है, पेरिस्टालिस मतलब होगा कि जो भी आपकी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, जिसको आप लोग जिससे कोई भी चीज़ क्या होगी यहाँ मूवमेंट करेगी, जैसे हिंदी में आप लोग इसको क्रमोन्मुकुंचन गति कहते हैं। यानी कि आप जब भी इंटेस्टाइन में क्या होगा कि आपका जो भी खाना रहेगा वो इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जब तक इसमें मूवमेंट कम होगी तो ये आगे पास नहीं होगा, खाना हमारा यहीं फंसा रहेगा। तो यह क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये मूवमेंट चलती रहेगी, इस मूवमेंट से क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ता रहेगा। जो ये मूवमेंट हो रही, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिसिस मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी मूवमेंट चल रही है हमारे इंटेस्टाइन की, उसी को कहते हैं। तो ये क्या करता है, इसको भी बढ़ाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें CNS में। CNS की अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो सेरोटोनिन CNS में क्या करता है, तो ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, स्लीपनेस को रेगुलेट करेगा। एपेटाइट मतलब क्या होता है, आपको भूख लगना, उसको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है, वोमिटिंग करेगा, मेंटेन करेगा। और आपकी बॉडी में जो पेन होता है उसको भी ये मेंटेन करता है। रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें तो सेरोटोनिन क्या कराता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि हमारी जो ब्रोंक्यूल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा।
तो ये होगा इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कह सकते हो, फिजियोलॉजिकल एक्शन भी इसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सेरोटोनिन हमारी बॉडी में जब इफेक्ट देता है तो उसके लिए स्पेसिफिक, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हमारी बॉडी में इफेक्ट दे रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर हमें चाहिए। तो कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे सेरोटोनिन हमारा वर्क करता है। अब इसके देखो रिसेप्टर के नाम हमने किस तरह से दिए हैं, यहाँ पे 5HT, 5HT तो है, तो 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4 करके यानी कि 1 to 7, यानी कि 5HT1 से लेकर 5HT7 तक हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। इनके रिसेप्टर के भी क्या होते हैं, भी सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स यानी कि 5HT1 D, 5HT1B, 5HT1A, B, D, E करके अलग अलग क्या होते हैं, इनके भी सब रिसेप्टर्स होते हैं और हर एक सब रिसेप्टर के अपना कुछ एक वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 5HT जब हमारा सेरोटोनिन कहाँ बाइंड होता है, 5HT1 पे जाएगा, उसके भी D और B सब रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। तो क्या कराता है, यहाँ पे हमारा क्रेनियल कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि जो हमारी क्रेनियल नर्व रहेगी वो उनको क्या कराएगा, जाके हमारे जो क्रेनियल नर्व है उनमें कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, और जब कॉन्ट्रेक्शन कराता है तो क्या कराता है, ये माइग्रेन थेरेपी में हमारा यूज होता है। 5HT2 की बात करें तो वैसो कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये सब अपन पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। 5 अब हमने पढ़ा था कौन कौन से इफेक्ट दे रहा है, लेकिन वो कब दे रहा है, कौन से रिसेप्टर बाइंड हो रहा है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे। 5HT3 की हम लोग बात करें तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल पे बाइंड होता है और ये हमारे वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को मेंटेन करता है। 5HT4 की बात करें, हमने GIT मोटिलिटी की बात हम लोग कर ही रहे थे, तो यहाँ पे जो ये जब GIT मोटिलिटी को कब इफेक्ट करेगा, जबकि हमारा 5HT4 पे बाइंड होगा। ये इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने 4 रिसेप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वैसे 7 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट कौन से थे, 4 थे जो हमने पढ़े हैं इसमें। अब सेरोटोनिन से रिलेटेड हमारी ड्रग की बात करते हैं। अब देखिए, जब कोई मॉलिक्यूल्स अगर सेरोटोनिन की तरह वर्क करता है तो हम उसे एगोनिस्ट कहेंगे, और जब कोई मॉलिक्यूल सेरोटोनिन के अगेंस्ट काम करता है तो उसे हम लोग सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट कहेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, एगोनिस्ट मतलब जो कि करता है सेम वर्क करेगा, और एंटागोनिस्ट जो हमारा अगेंस्ट वर्क करेगा। तो जहाँ सबसे पहले हमारा दिया है यहाँ पे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे सेरोटोनिन की तरह ही वर्क कर रहे हैं। सबसे आता है पहले ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स में क्या होता है, ये हमारे 5HT1B और 5HT1D का एंटागोनिस्ट होता है, जिसमें क्या आता है हमारा सोमा टिप्टेन आ गया, रेजा टिप्टेन आ गया और जोल्मी टिप्टेन आ गया। तो ये हमारा क्या, ये हमारे कौन से होगा, जो कि 5HT1B और 1D पे हमारा वर्क करता है। यूज़ अगर हम लोग करें तो ये माइग्रेशन एंड क्लस्टर हेडेक में हमारा मेन इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 5HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट की हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है, हमारा प्रोकाइनेटिक्स में आता है। इसमें क्या हो गया, हमारा प्रोकाइनेटिक्स बात करेंगे, जो कि हमारा क्या कराता है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे GERD करके आपको लिखा होगा। GERD का मतलब क्या होता है कि ये गैस्ट्रो इसोफेगल से हमारा होता है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम होता है उसमें हमारा जो इसोफेगल होता है उसकी मूवमेंट को हमारा क्या करता है, यहाँ पे इफेक्ट करता है। गैस्ट्रो पेरेसिस या कॉन्स्टिपेशन हमारी बॉडी में कॉज कराने लगता है। ये हमारा इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करेंगे, हमारे सेरोटोनिन के अगेंस्ट में काम करेंगे। यानी कि जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन अगर कम हो रहा था तो हम लोग एगोनिस्ट यूज कर रहे थे, अब हमारी बॉडी में अगर सेरोटोनिन ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंटागोनिस्ट मैंने यहाँ पे लिए, जिसमें क्या आता है हमारा 5HT2। 5HT तो हमारा नॉर्मल सेरोटोनिन है यहाँ पे, लेकिन इसमें 2 वाला जो रिसेप्टर था जिसमें वर्क हमारा एंटागोनिस्ट करेगा, ये क्या हो गया, हमारा एंटागोनिस्ट हो गया। इसमें हमारी कौन सी ड्रग आती है यहाँ पे, सिप्रोहेप्टेडिन। सिप्रोहेप्टेडिन जो हमारी ड्रग होती है, मेनली आप लोगों ने देखा होगा कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम्स हम लोग वर्क करते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एलर्जी में भी इसका हम यूज़ करते हैं। सिप्रोहेप्टेडिन का नॉर्मली आप लोगों ने जो वर्क देखा होगा, क्या होगा था, जब आपको भूख नहीं लगती है तो आपको भूख बढ़ाने के लिए हम लोग इस ड्रग का भी यूज़ करते हैं।
5-HT3 एंटागोनिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो 5-HT3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे इसमें ड्रग आती है ऑनडेस्टेरॉन। कॉमन ड्रग है मार्केट में, आपको सबको समझ में आती होगी ऑनडेस्टेरॉन। जब भी क्या होता है कि आप लोग मार्केट से कोई भी ड्रग लेते हैं जो कि क्या होता है एंटी इमेटिक की हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको वॉमिटिंग हो रही है और उस वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए जब आप जो ड्रग यूज़ कर देते हो तो आप उसमें ऑनडेस्टेरॉन ड्रग मार्केट से लेते हुए सबसे कॉमन ड्रग आपको मार्केट में मिलती है, यानी कि एक तरीके से हमारे क्या होता है एंटी इमेटिक की तरह वर्क करता है। यानी कि अगर आपको वॉमिटिंग कॉज हो रही है और 5-HT आपको क्या कर रहा है यहाँ पे वॉमिट कॉज करा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग उसको ठीक करने के लिए हम लोग 5-HT3 एंटागोनिस्ट का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी ड्रग दैट इंक्रीज द सेरोटोनिन। कुछ ड्रग क्या होती है कि अब अपनी बॉडी में यह ड्रग होगी जो कि आपकी बॉडी सेरोटोनिन को इंक्रीज कराएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ा होगा 5-HT, इससे पहले भी आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। तो SSRI का मतलब होता है यहाँ पे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यानी कि क्या करना है कि अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन कम हो रहा था, आपको सेरोटोनिन की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी। तो सेरोटोनिन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। उसके रीअपटेक को क्या करेंगे हम लोग इनहिबिट करेंगे। रीअपटेक को इनहिबिट करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो गया, अब वो अपना इफेक्ट देगा, लेकिन उसमें क्या होता है अगर वो फिर से रीअपटेक यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग यूज करते हैं। इसमें हमारी कौन सी आती है फ्लोक्सेटिन हमारी ड्रग इसमें आती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग क्या आती है इसमें जो सेरोटोनिन को बढ़ाएगी, सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यानी कि जो हमारे जो नॉन एपिनेफ्रिन है इसको भी रोकेगा और जो हमारे सेरोटोनिन है इसको भी रोकेगा। इसमें हमारी क्या आती है वेनला फ्लेक्सिन हमारी ड्रग इसमें आ जाती है। नेक्स्ट अपनी ड्रग क्या आती है यहाँ पे MAO का नाम भी आपने सुना होगा, मोनोअमीन ऑक्साइड इनहिबिटर्स। ये हमारी कौन सी ड्रग हो गई MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज हमारी जो इनहिबिटर्स ड्रग आती है। ये क्या होती है अपनी फेनेल्जाइन अपनी क्या हो गई यहाँ पे ड्रग हो गई जो कि हमारा क्या करती है कि मोनोअमीन ऑक्साइड का इनहिबिशन करेगी। नेक्स्ट आता है अपना TCA भी हमारी बात हम लोग करते हैं, टेट्रासाइक्लिन करके हमारी ये ड्रग होती है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करना है कि जो सेरोटोनिन का जो रीअपटेक है कुल मिला के सब उसको रोकती हैं और इन सब के जो फंक्शन अगर देखा जाए तो सेरोटोनिन को क्या करती है एक्सेस कराएगी, यानी उसकी क्वांटिटी को बढ़ाती है। तो ये हमारे पास ड्रग हो गई जो कि सेरोटोनिन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सेरोटोनिन की अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग सेरोटोनिन के साथ देखा जाए तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी क्या होता है कि क्लिनिकल कंडीशन क्या होती है, अब सेरोटोनिन बॉडी में बढ़ रहा है या घट रहा है उस समय कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास हो जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारी बॉडी में क्या होगा कि हमें माइग्रेन कॉज हो जाता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी कि आप देख रहे हैं कि हमें सेरोटोनिन को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब उसका हम लोग जो रीअपटेक को हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं। क्यों इनहिबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन यानी कि 5-HT क्या हो रहा है कम हो रहा है। और जब ये कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारे क्या हो रहा है माइग्रेन कॉज हो रहा है। आप माइग्रेन समझते हैं, सिर में हेडेक होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। जब 5-HT क्वांटिटी कम हो जाती है, उसका रीअपटेक अगर बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हमें जब क्वांटिटी बढ़ गई इस समय क्या हो जाता है डिप्रेशन एंजाइटी होने लगता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम की बात करते हैं। कार्सिनोइड सिंड्रोम अगर हमारा सेरोटोनिन बढ़ जाता है तो हमें पास क्या होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम हो जाता है। उसके बाद सेरोटोनिन सिंड्रोम भी होता है जब हमारे पास ड्रग का क्या होता है ओवरडोज अगर कोई हो जाता है, विद ड्रग ओवरडोज और कॉम्बिनेशंस में भी हमारे पास क्या होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमें आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और जो भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।